चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ लिया था। इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है तो हो सकता है शाम तक आपको या कल की क्लास में शाम एक्स्ट्रा क्लास लगा के प्रैक्टिस सेट जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। तब तक आप पुराने अपना जो चैप्टर था उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर नहीं आते हैं तो आपकी पढ़ाई जीरो है, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हेडिंग डाल दीजिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जानने से पहले वैदिक ये लोग कहाँ से आए थे, कौन थे, इन सबको हमें जानना पड़ेगा। तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जैसे कौन सी सभ्यता आई है उसको अपन लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसके विषय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे एक इतिहासकार हैं आपके मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर जी कहते हैं कि जो यहाँ पे आर्य हैं, देखो यहाँ पे आएंगे कौन? आर्य। आर्यों का निवास स्थान बनेगा यहाँ पे, जो वैदिक सभ्यता में ही आर्य हैं। और इनके लिए जो शब्द यूज किया गया है, बताया गया है कि आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता, ये पता चलता कि भाई आर्य सभ्यता थी। अब कई इतिहासकार ये कहते हैं जो आर्य थे ये आए कहाँ से, है ना। तो इनके लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताए हैं। जैसे मैक्स मूलर कहते हैं, मैक्स मूलर साहब, कौन से मूलर? मैक्स मूलर। ये कहते हैं जी आर्यों का जो आर्य जो आए हैं वो कहाँ से? मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया। आर्यों का निवास स्थान इन्होंने मध्य एशिया माना। वहीं पर डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं नहीं नहीं, बोले उत्तरी ध्रुव से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी कहाँ की कहते हैं? तिलक। इनका मानना है कि उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से आए। मैक्स मूलर जी कहाँ से? मध्य एशिया मानते हैं। ये आर्य जो है आर्य, आर्य जो कहाँ से आए, क्योंकि कहा नहीं जाता है कई बार कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, आए कहाँ से हैं। तो अब इतिहास में कोई बात फिक्स तो होती नहीं है, अलग अलग विचारक हैं। किसी ने कहा कि यहाँ पे साक्ष्य में तो नहीं नहीं मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी बोले हैं कि नहीं, आर्यों का निवास स्थान शायद उत्तरी ध्रुव था। इसी बीच में आपके गंगानाथ झा आते हैं और वो कहते हैं नहीं ये ब्रह्म ऋषि देश था। गंगानाथ झा एक अच्छे इतिहासकार हैं। ब्रह्म ऋषि देश कौन सा देश था? ब्रह्म ऋषि देश था। इसी के साथ और भी है, जैसे आपका दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जो कहते हैं कहाँ से मानते हैं? तिब्बत। कि तिब्बत से आए थे। ये आप लिख लेना है इसलिए क्योंकि कभी कभार पेपर में पूछते किसके अनुसार, बड़े पेपर में, छोटे पेपर में तो नहीं पूछेंगे आपसे एक चीज, ठीक है। और अधिकता विद्वान जो सबसे मान्य विचारक हैं वो है मैक्स मूलर। कि भैया सबने ये कहा है कि मैक्स मूलर जो कह रहे थे हम उनके साथ सहमत हैं। मतलब अधिकतर विचारकों का ये मानना है कि मध्य एशिया से ही आर्य आए थे। मध्य एशिया में ही आर्यों का निवास स्थान था। किसका निवास स्थान था? आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया में था। और अधिकतर विचारक इनके साथ सहमत हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी देखिए। वैदिक सभ्यता की प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो वैदिक सभ्यता भारत की सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यता है। इतना नोट हो गया होगा। आगे बढ़े, नहीं हुआ है तो साथ में नोट करते चाहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे समय भी बचे और जल्दी से सिलेबस भी पूरा हो जाए, है ना। एक ही विचारक डाल लो, आपको ज्यादा नहीं रख सकते तो। मैक्स मूलर साहब को। अब वेदों की रचना कर दें, देखो साथ में नोट करते जाना। वैदिक वैदिक शॉर्ट नोट्स बना लो। वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन। वैदिक सभ्यता की जगह पर हम एक चीज यूज कर सकते हैं जिसका नाम है वैदिक भाषा, है ना। क्या कर सकते हैं? वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता की जो सबसे प्राचीन भाषा थी, अगर भाषा के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि सभ्यता तो हम हेडेग ही डाले हैं,
तो भाषा कौन सी होगी यहाँ पे? यहाँ पे चलेगी संस्कृत। कौन सी चलेगी? संस्कृत। वेदों की रचना किससे हुई? हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? ये कौन सी संस्कृति हो गई है? वेद लिखे गए तो वैदिक, और संस्कृत में लिखे गए तो वैदिक संस्कृति। इसके जो निर्माता माने जाते हैं वो माना जाता है आर्यों को। किसको माना जाता है? आर्यों को। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है? आर्य। कौन है? दिमाग में बैठा लो, देखो ऐसे बैठा लो कि वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई। अब वेदों की रचना हुई तो कौन सी की भाई? वेदन की। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृति हो गया, यानी वेद जो लिखे गए वैदिक संस्कृति में लिखे गए। और इसी को, इसके निर्माता तो सबसे पहले होते आ रही है, कोई जाति तो यहाँ पे थी नहीं कि कोई जाति निवास कर रही हो। आर था, अब फिर कार के आधार पर बंटवारा होगा आगे चल के। अभी तो पहले वेद लिखेंगे फिर जातियां बैठेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा मानव क्या था? एक ही था। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आर शब्द का अर्थ था श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात और कुलीन, उत्कृष्ट। आर शब्द कह सकते हो किसके लिए यूज किया गया है? ब्रांड के लिए। पहले एक ही मानव हो, बाकी तो सब पशु पक्षी जीव जंतु हैं यहाँ पे। तो क्या है? आर का मतलब है श्रेष्ठ, है उत्तम, और भी जो भी अच्छी आप नाम लिख सकते हैं भी सब। मतलब इतने जो मानव है बोले जो एक ब्रांड है। पहले जाति नहीं बढ़ रही, पहले क्या है? मानव है। बोले डिफरेंट है, मानव सारे काम कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर जो आर है, आर्यों के लिए जो शब्द यूज किया गया उत्तम श्रेष्ठ यूज किया गया है। अब वेदों की रचना होगी, वेदों की रचना होगी तो इसी के साथ क्या होगा? मैक्स मूलर ने 1853 में, इतने मैक्स मूलर साहब भी यूज कर रहे हैं, मैक्स मूलर ने 1853 में एक आर शब्द का उपयोग किया था। किसका? आर शब्द का। और आर शब्द का अर्थ था श्रेष्ठ जाति से। तो मैक्स मूलर 1853 में आर शब्द का उपयोग कर रहे हैं और उन्होंने अपने ग्रंथ में एक श्रेष्ठ जाति के लिए लिखा है। बोले बोले आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ऊपर संस्कृत, नीचे संस्कृत, संस्कृति ही है। अब इसके आगे अगर हम जाएंगे कि अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अध्ययन मतलब पढ़वे की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इतना नोट हो गया होगा। अब अगर हम वैदिक संस्कृति की बात कर लें तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो भागों में बांटा गया हमारी अध्ययन की दृष्टि से। ठीक। तो अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया? दो। एक का नाम ऋग्वैदिक काल, एक का नाम उत्तर। देखो उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, ये बहुत पुराना है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात कर लेंगे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। कितना? 1000 से 600। ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। ठीक है। अब इसके साथ
अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन दोनों का भी अपन सबसे पहले ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे, या तो इसको पहले पढ़ना पड़ेगा उसको, तो पहले हम पहले ही नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक सभ्यता थी तो कैसी थी, नगरीय थी या ग्रामीण थी। तो आपको याद रखना है कि इसके पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी वो? नगरीय सभ्यता थी। इसलिए ये सभ्यता इसकी जस्ट विपरीत गई, तो ये सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। और इसी काल में ऋग्वैदिक साहित्य संहिता की रचना हुई, मतलब चारों वेदों की रचना हुई। ऋग्वैदिक संहिता कहेंगे इसकी। सभ्यता किसी के साथ एक और, इसी समय ऋग्वैदिक संहिता की रचना। देखो, इसी समय ऋग्वैदिक संहिता की रचना हुई, मतलब चारों वेदों की रचना हुई। जब ऋग्वैदिक संहिता की रचना होगी तो इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत यही है। जानकारी का एकमात्र स्रोत, ठीक है। मतलब ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वैदिक संहिता। क्या है? दिमाग में बैठ गया? आगे बढ़िए, इसके साथ और आगे जाइए। सभ्यता कैसी है? ग्रामीण है। इसी समय ये कहा गया कि जो सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो 1400 ईसा पूर्व में एक स्थान है बोगस कोई। बोगस कोई मध्य एशिया में पड़ता है। अभिलेख कहाँ से मिला इसका? इस बोगस कोई से जो अभिलेख मिला, यहाँ इंद्र, वरुण है, मित्र, मतलब आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है इस पे। कब मिला था? 1400 ईसा पूर्व, पुराना मानो 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा, यानी कि 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व में बोगस कोई से वो मिला, अभिलेख मिला। और ये बोगस कोई कहाँ है? ये एशिया माइनर के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? एशिया माइनर के अकॉर्डिंग। अगर नहीं याद रहे तो यहां लिख सकते हो एशिया माइनर, ठीक है। और कहा मिला? इंद्र, वरुण, ठीक है, इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इससे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कोई वैदिक सभ्यता थी, यहाँ जो है देवताओं की पूजा हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कई बातें, ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है अवेस्ता। ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है, ईरानी भाषा का ग्रंथ है कौन सा? ईरानी ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता। तो अवेस्ता में भी हमें वैदिक काल की कई बातों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की कई बातों का उल्लेख ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता में भी देखने को मिलता है। काय में मिलता ही? अवेस्ता में। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद और भी है, देवताओं का उल्लेख मिला, लेकिन अब हम आएंगे भौगोलिक विस्तार पे। आखिर ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कैसा था? वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कैसा था? तो यहाँ पे सतुद्री 7 नदियों का एक क्षेत्र रहेगा, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अगला पॉइंट बना सकते हो, देखो आर्यों की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों की आर्यों की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है।
सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। किसका उल्लेख मिलता है? सप्त सिंधु। अब आर्य निवास स्थान, देखो ऋग्वेद में आर्य निवास, आर्य जहां निवास करते थे तो उसको आर्य निवास स्थान कहा जाएगा। आर्य निवास स्थान में सप्त सिंधु, सप्त सिंधु 7 नदियों का क्षेत्र है, उसी को क्या कहा गया? सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्य निवास करते थे। अब ऊपर पहुंचे जम्मू कश्मीर के इलाके में, तो वहीं 7 नदियां हैं, जैसे उनका नाम है, लिख लो। सिंधु, सरस्वती, सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ठीक है, सिंधु, सरस्वती, सतलुज, बिपाशा, परसनी। बिपाशा कहा गया ब्यास को, चलो ब्यास ही लिख देते हैं ना, ब्यास, रावी। अब इनके उपनाम लिखवाएंगे जहां जहां हैं, अभी तो आप सीधा नाम लिख लीजिए। जैसे इसी में इस समय सतुद्री, सतुद्री, सतलुज को क्या कहा गया है? सतुद्री। ब्यास को क्या कहा गया है? बिपाशा, बिपाशा कहा गया है। रावी नदी के लिए जो यूज किया गया है वो आपका क्या है? परसनी। कौन सा है? परसनी, नोट करते जाइए। ठीक है, सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी। इसके साथ 2 चीजें और है आपकी, विस्तृता, विस्तृता, एक नदी को कहते थे विस्तृता। विस्तृता झेलम के लिए उपयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है? झेलम के लिए। और अस्किनी चुनाव, हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 7। सप्त सिंधु में जो नदियां थी ये आपके सामने, सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, विस्तृता, अस्किनी। ठीक है, तो इन पे आपको फोकस बना के रखना है। अब इसके आगे की कहानी जो है, अब इसका अगर निवास स्थान की तरफ जाएंगे हम लोग, एक नॉर्मल सा छोटा सा हम चित्र बनाए, अब आपको नहीं, आप तो समझ लीजिए इसको। ये आपका पंजाब का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? ये वाला आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र, और पश्चिमी ये वाला यूपी का क्षेत्र। कौन सा? यूपी का। इसके अलावा, हाँ यही था, मतलब आप कह सकते हो कि सतलुज से यमुना तक का जो क्षेत्र था, इसको किस नाम से जानते थे? ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे वो। क्या आप भागवत सुनते, ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है, तो यही है वो आपका ब्रह्मवर्त। सतलुज से यमुना तक फैला हुआ था ये वाला इलाका। जैसे अगर अपन समझेंगे दूसरी दृष्टि से, तो यहाँ से ये कुछ कटा हुआ इलाका ऐसा ये आपका कवर करता था। मतलब अफगानिस्तान जो ऊपर है और जो पंजाब है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश तो फैला बिहार तक, लेकिन पश्चिमी वाला तो ये वाला इलाका आएगा ना उसमें, पश्चिम में भाई, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ो। हालांकि मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वंती
ये लिखना ही समझ। मनुस्मृति में सरस्वती नदी और दूसरी नदी का नाम है दृष्टदंती। इन नदियों को ब्रह्मवर्त कहा गया है। इनको कहा गया सरस्वती और दृष्टदंती को। अगर इसकी आगे की कहानी सुनो अब। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब हम और आगे इसी में जाएंगे। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में 25 का। ऋग्वेद में कितना मिलता है? ऋग्वेद में 25, यानी 25 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कितनी? 25। अब और जाओ तो ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है मुख में मात्र 21 को मिलत। यानी ऋग्वेद के ऐसा लिख सकते हो पुस्तक में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 21 नदियों का उल्लेख। कितनी नदियों का? 21 नदियों का उल्लेख। और ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कैसे कहा जाए, या सबसे, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सिंधु ही को माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सबसे पवित्र सरस्वती नदी हुआ करती थी। इसके साथ ही सरस्वती को कहा गया देवी तमा, मते तमा, नदी तमा। इसको क्या क्या कहा गया? देवी तमा, नदी तमा और माते तमा। ये किसके नाम दिए गए? सरस्वती को कहा गया। इतना नोट हो गया? कर लीजिए। अब गंगा की भी, गंगा नदी भी थी, यमुना नदी भी थी, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये इतना नोट हो जाए आपका। तो एक पॉइंट और बना लो कि ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, गंगा का, गंगा का कितनी बार? एक बार। और यमुना का 3 बार। यमुना नदी कितने बार? 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। समाज कैसा था? यहाँ का एक पॉइंट और बनाओ। यह समाज पित्त सत्तात्मक था। कैसा था? पित्त सत्तात्मक। मतलब यहाँ पे किसकी चलती थी? यहाँ पर चलेगी पापा की। पित्त सत्तात्मक समाज। वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था? पित्त सत्तात्मक था। कैसा था? पित्त सत्तात्मक। और समाज की सबसे छोटी आधारभूत इकाई जो होता था, जो सामाजिक संगठन का आधार तो परिवार ही होगा। परिवार में ही आप गोत्र में जन्म लेंगे, तो सामाजिक संगठन का आधार परिवार या गोत्र हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और बनेगा, समाज की सबसे छोटी आधारभूत इकाई किसे कहा गया? तो समाज की सबसे छोटी
आधारभूत इकाई। ठीक है, सबसे से छोटी इकाई किसको माना गया? परिवार या कुल को। परिवार या कुल को। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था, जिसका मुखिया कौन था? पिता ही होगा। मुखिया को क्या कहा गया? इसका मुखिया जो होता था वो क्या था? पिता। और पिता, पिता कौन था? पिता। और इसी मुखिया को कहा गया है कुलफ। क्या कहा गया? कुलफ। यानी मुखिया पिता था, पिता को ही कुलफ कहा गया। यहाँ एक अच्छा चीज क्या थी? यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी। कैसी? संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। हो गया। अब यहीं से वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। कौन से काल से? ऋग्वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। अब धीरे धीरे जातियों में बंटवारा होता चला जाएगा। अब यहाँ कहा क्या गया है कि 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या मिलती है। इसमें ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त। अब पुरुष, इसमें क्या कहा गया है? सुनो, इसमें कहा गया 4 वर्ण, 4 वर्णों की उत्पत्ति। 4 वर्णों की उत्पत्ति। 4 वर्णों की उत्पत्ति। अब 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हो रही है यहाँ पे? तो 4 वर्ण वही हो गए आपके कि विराट मुख से ब्राह्मण, एक बहुत बड़ा बोले पुरुष था, विराट मुख। विराट शॉर्ट में लिखना, थोड़ा समझ आ रहा है आपको। विराट पुरुष के मुख से। अब विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हो गई? ब्राह्मण की। ठीक है। अब इसके बाद जो इन्होंने कहा ऋग्वेद में, वो कह रहे हैं क्षत्रिय भुजाओं से निकले। भुजाओं से, इसी विराट पुरुष की जो इसकी भुजाएं थी, इससे किसको माना उन्होंने? इससे मान लिया उन्होंने क्षत्रिय को। ठीक है। और इसके बाद जांघों से वैश्य एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। तो जांघों से विराट पुरुष की किसको माना? वैश्य। और पैरों से किसको माना? शूद्र की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। इन सबकी उत्पत्ति कहाँ मिल रही है आपको? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में इसका वर्णन है। पहले अच्छी चीज क्या आती, फिर बीच में डिस्टर्ब होगी, फिर से अच्छी आ जाएगी। मतलब ऋग्वैदिक काल में यहाँ स्त्रियां पुरुषों के साथ बैठकर यज्ञ में भाग ले सकती थी, लेकिन इसके आगे उत्तर वैदिक काल में बंद हो जाएंगे, आगे जाएंगे भी। ठीक है। हटाए आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बोले स्त्रियों की संख्या क्या थी? स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ये क्या थी? यज्ञ में भाग ले सकती थी। यज्ञ में भाग ले सकती थी।
ये अच्छी बात है। यज्ञ में भाग लेने का इन्हें सुनहरा अवसर दिया जाता था। पर्दा प्रथा नहीं चलती थी, ठीक है, तो कोई किसी के सामने क्या नहीं था, पर्दा नहीं, पर्दा प्रथा नहीं थी। मतलब जो आज इंसान सीख रहा है वो बहुत पहले था, है ना। नए युग में जैसे पर्दा प्रथा का अंत होता चला जा रहा है, ये पहले भी था, लेकिन वो पर्दा प्रथा लाई क्यों गई, उसके लिए भी अलग अलग कारण उत्तरदायी हैं। क्योंकि कई बार कई मुगल आक्रांताओं के हमारे यहाँ आक्रमण हुए हैं, विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ है, तो इस कारण भी इसको माना जाता है कि पर्दा प्रथा लाई गई, है ना। और भी कारण हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहानियां बना के समझाया इसके बारे में। फिलहाल यहाँ पर आपका वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। इसके साथ क्या था, लड़कियों का उपनयन, पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। एक अच्छी चीज क्या थी, विधवा विवाह होता था, विधवा विवाह की प्रथा थी। ठीक है, और पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। क्या होता था, उपनयन संस्कार। और अच्छी चीज क्या थी, यहाँ दहेज दहेज नहीं चलता था, बहु विवाह नहीं चलते थे कि दो दो तीन दिन शादी कर रहा है, एक ही विवाह की प्रथा प्रचलित थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक बहतू शब्द यूज किया गया है, बहतू। बहतू शब्द ये था जो पिता अपने द्वारा अपनी कन्या को कुछ उपहार भेंट दे करता था। ठीक है, बहतू शब्द का के लिए उपहार, पिता द्वारा अपनी पुत्री को दिए जाने उपहार को बहतू कहा गया। क्या कहा गया, बहतू कहा गया। ना लिखो, ये तो बहुत बड़े एग्जाम के लिए आएगा, ये क्वेश्चन छोटे मोटे में नहीं आएगा आपका। ठीक है, आगे यहाँ पर ऐसा नहीं, कुछ विदुषी कन्याओं की भी मिलती हैं, विदुषी, जैसे आपकी कौन कौन थी, लोपाल मुद्रा थी, घोषता थी, सिकता थी, अपाला थी, इनको आपको नहीं लिखना है। लेकिन अमाजू किसको कहा जाता था, ये आपको नोट जरूर करना है। अमाजू, ये अमाजू क्या था बताओ, जो कन्या अविवाहित रहती थी, जो शादी नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहना, आजीवन ठीक है, जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, उसको कहा गया अमाजू। अब ऋग्वैदिक काम में सोम और सुरा, यहां आदमी क्या कर रहा है, सोम और प्लस सुरा दोनों का सेवन करता था। मतलब यहाँ मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था, जो मिल जाता था सो वो खा पी लेता था, ज्यादा विचार नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर दास प्रथा, ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे खराबी आई, यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन अपने यहाँ की दास प्रथा यूनान और रोम से भिन्न थी। यूनान और रोम में दासों के साथ उत्पीड़न किया जाता था, अपने यहाँ दासों के साथ उत्पीड़न नहीं किया जाता था। ठीक है, तो एक शब्द कहेंगे अपन, यही जान लो कि दास प्रथा प्रचलित थी बस। ठीक है, बस्ता बढ़िया पहनते, अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी होते, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह उसको कहा गया है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, वो हो गया अनुलोम। अनुलोम विवाह उच्च पुरुष प्लस निम्न महिला, इन दोनों की शादी को क्या कहा गया, अनुलोम विवाह। क्या कहा गया, अनुलोम।
इसी के साथ एक और प्रतिलोम जुड़ा हुआ है। कौन सा? प्रतिलोम। तो जस्ट उल्टा कर दो, निम्न महिला, निम्न वर्ग की महिला प्लस उच्च वर्ण का पुरुष। निम्न वर्ण की महिला और उच्च वर्ण का पुरुष, इनकी शादी को क्या कहा गया था? इसको कहा गया प्रतिलोम। नहीं, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। थोड़ा सा चेंज करो, ये वाला तो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला हो गया। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा करो, उच्च वर्ण की स्त्री, स्त्री प्लस निम्न वर्ण का पुरुष। ठीक है, ठीक है, वही है, थोड़ा सा लिखने में भाषा शैली का अंतर होगा। ये आप यहां तक जान चुके हैं। अब राजनीतिक स्थिति आपको जाननी है। ऋग्वैदिक काल में कैसा कबीलाई समाज चलता था? कबीलाई आधार पर, जैसे आपने बंजारे मूवी देखी होगी, वही वाला सिस्टम था। यहाँ पर अपने अपने डोरा डंगरा लेके घूमते रहते थे। ठीक है, तो कैसा था? इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी राजनीतिक स्थिति, तो यहीं से जन्म होगा राजनीति। राजनीति के बारे में अगर जानेंगे या राजनीतिक स्थिति जान लेंगे, और राजनीतिक स्थिति, तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो क्या थी? तो सीधा सीधा सिंपल है, यहाँ पर क्या होता था? राजनीतिक स्थिति कबीलाई। कौन सी? कबीलाई। कहीं पर आपको पंचजन यानी 5 कबीलों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, आर्यों को पंचजन कहा गया क्योंकि इनके 5 कबीले होते थे। और यहाँ जो कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलाई, ये कौन है? कबीलाई है। इनका जो प्रमुख होता था उसको राजा, कबीले का जो राजा होता था, राजा को गोप कहा जाता था। कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। कबीले के राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। ठीक है, अब पंचजन कौन कौन से थे? 5 इनके जो कवि पंचजन, आर्यों को क्या पंचजन जो शब्द यूज किया गया है वो किया गया है आर्यों के लिए। जो दिमाग में आएगा ये पंचजन किसके लिए यूज है, तो पंचजन किसके लिए है? आर्यों के लिए। अब इसमें कौन? अनु, द्रुह, 5 कबीले कौन से थे? अनु, द्रुह, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्बस, पुरु, तुर्बस, पुरु, तुर्बस और यदु। ठीक, क्लियर है? 5 कबीले, इनको पंचजन आर्यों के लिए यूज किया जाता था। यहां तक आपको हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे की कहानी है। अब कहानी लंबी है, एक वीडियो में तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इसका चैप्टर कल का देख लेना, तो आपका कल जहां तक है ऋग्वैदिक, कल आपका पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है।